Hello friends, now today let's continue further with the concept of sound waves. आज साउंड वेव का जो पहला कंसेप्ट सबसे पहले हम समझेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी डिफाइन इंटेंसिटी? इस बात को समझना है. इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज एनर्जी transmitted per unit time per unit area. For example, if sound wave is traveling in this direction, sound energy or sound wave, if it is traveling in this direction, in that case perpendicular to this direction will choose a unit area. This is unit area perpendicular to the direction of propagation of sound wave. अब इसमें यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी क्रॉस करेगी, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रही है, that is termed as intensity. Energy per unit time is also called power. It's power transmitted per unit area. It's power transmitted per unit area. और इस एरिया के ब्रैकेट में मैं परपेंडिकुलर साइन बनाता हूं. परपेंडिकुलर एरिया हम लेंगे, परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, उससे जितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. नाउ दिस इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इन फैक्ट इट डिटरमाइंस द लाउडनेस. जो हम साउंड रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं, हाउ लाउड इट इज. The more the intensity is, louder the sound appears to be. The less the intensity is, it's less loud. It's fade. We used to say intensity is directly proportional to loudness of the sound wave. Definitely it's a very important aspect. Just imagine if you are sitting in a class and the teacher speaks with very less intensity. In that case we'll say its loudness is not enough to be audible. आप क्लास में बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है, और आवाज नहीं आने की वजह यह है कि टीचर लाउडली नहीं बोल रही है, धीरे बोल रही है, और उसकी धीमी होने की वजह से वो आपको सुनाई नहीं दे रही है. We used to say that intensity of sound is less. That's why you are not able to hear it. That's not proper loud sound. That's why you are not able to detect it. So this is one of the important aspect of the sound. हम कहीं पर लाउडनेस कम करना चाहते हैं. जस्ट इमेजिन हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं और टेलीविजन एंजॉय कर रहे हैं और एकदम से आवाज बढ़ जाए. We become uncomfortable even with
large intensity, high intensity. If intensity is too large, if intensity is too high, it's too loud, and that also makes us uncomfortable. हाई इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए, एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा लाउडनेस हो जाए, तब भी हम अनकंफर्टेबल है, और एक पर्टिकुलर लेवल से कम इंटेंसिटी हो, एक पर्टिकुलर लेवल से कम लाउडनेस हो, तब भी हम अनकंफर्टेबल है. यह जो इंटेंसिटी है या यह जो लाउडनेस है, इट मस्ट बी प्रॉपरली रेगुलेटेड एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द यूजर. मैं साउंड की इंटेंसिटी ही डिटरमाइन करने का तरीका अब आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अ साउंड वेव whose displacement wave is written by this equation, S is equal to S naught sin omega into t minus x by v. This is displacement equation for a sound wave, and the pressure equation for this sound wave is given by P is equal to P naught cos ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय वी. इस बात को देखिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड प्रेशर इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, दे आर एट द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. यह इधर साइन फंक्शन लिखा, इधर मैंने कॉस फंक्शन लिखा. इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. अब इधर यह बात हम और बता दें, दिस पी naught is given by beta into omega s naught by v, or it's beta into k s naught. This is P naught. The pressure amplitude is related to displacement amplitude in this manner. यह बात हमने पहले ही लेक्चर में, पहले ही आर्टिकल में समझ ली है कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट होती है, जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, तो वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट वेव भी कंसेप्चुलाइज की जा सकती है और एक प्रेशर वेव भी कंसेप्चुलाइज की जा सकती है, और दोनों रिलेटेड है. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड रिलेटेड है इस तरह से, और उन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का, और दोनों एक ही तरह से लिखा जाता है. अब मुझे पावर डिटरमाइन करना है. पावर कैसे हम डिफाइन करते हैं? F डॉट V. पावर इज रिटन एज F डॉट V और F डॉट ds बाय dt. अब एक बात समझ जाइए, ड्यूरिंग दिस साउंड वेव जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो फोर्स क्या होगा? दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम वुड बी प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया. हमें किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर प्रेशर पता है, इसके द्वारा प्रेशर P इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. डेल एस बाय डेल टी हम लिख सकते हैं, अभी लिख देंगे हम. डेल एस बाय डेल टी अभी हम लिख सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है. मैं लिख देता हूं इधर डेल एस बाय डेल टी. यहीं पर एस जब हमें दे रखा है तो डेल एस बाय डेल टी लिखा जा सकता है. एस नॉट कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय वी, और फिर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इनटू ओमेगा. यह हो गया डेल एस बाय डेल टी. अब एक और बात, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल पर लगने वाला प्रेशर और फोर्स सेम डायरेक्शन में. हम कहते हैं इट्स कोलिनियर, with del S by del T और velocity vector.
तो पावर को सिंपली मैं लिख दूंगा, क्योंकि वो कॉलिनियर है इसलिए या तो एंगल होगा cos 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो cos 0 डिग्री या cos 180 डिग्री हो गया तो +1 या -1, तो पावर लिखा जा सकेगा मॉड ऑफ फोर्स इंटू मॉड ऑफ डेल एस बाय डेल टी, यह पावर लिखा जा सकेगा। फोर्स का मैं एक्सप्रेशन इधर लिख देता हूं, द फोर्स magnitude of force would be this pressure into area, it's P naught A cos of omega into T minus X by V। और अब मैं इससे इंस्टेंटेनियस पावर के लिए इक्वेशन लिख देता हूं। इंस्टेंटेनियस पावर, आई विल राइट इक्वेशन फॉर instantaneous power transmitted। मैं इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड, इंस्टेंटेनियस शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? बिकॉज ऑब्जर्व दैट फोर्स इज वेरिंग विथ टाइम, यह जो फोर्स है यह टाइम वेरिएबल है। यह जो ds by dt है, ये जो वेलोसिटी है, यह भी टाइम वेरिएबल है। सिंस बोथ ऑफ देम आर टाइम वेरिएबल, हेंस पावर ट्रांसमिटेड ऑल्सो वेरीज विथ टाइम। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो इक्वेशन लिखी जा रही है उसको इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड कहेंगे। हम इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड या पावर ट्रांसमिटेड कहते हैं। हम मॉड एफ इंटू मॉड ऑफ डेल्टा एस बाय डेल टी, इसका हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और इधर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू ओमेगा इंटू एस नॉट, ओमेगा एस नॉट पी नॉट ए इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। मैं पी नॉट की जगह पर यह लिख देता हूं बीटा ओमेगा एस नॉट बाय वी, तो यह दिखने लगेगा बीटा इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाय वी इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाय वी। यह इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। देखिए यह सारी टर्म कांस्टेंट है, बीटा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट वी, ये सब कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय टी। नाउ इफ वी नीड टू डिटरमाइन द एवरेज पावर, in that case that average power should be determined by integrating it over the complete time interval। अब मैं आपको यह बात बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी dt, integration of this function over the time period t is always 1/2, it's 1/2। तो जो एवरेज पावर आ जाएगा, द एवरेज पावर वुड कम आउट टू बी, मैं पावर पूरा लिखता हूं और इधर एवरेज लिख देता हूं, इट वुड बी हाफ ऑफ बीटा ए ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाय वी। दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड। अब एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी, so intensity can be written as intensity is average power upon area। so this intensity, इसको upon area नीचे ले आऊंगा मैं, half of beta omega naught square s square by v। अब मैं क्या करता हूं,
मैं दो चीज जानता हूं, एक तो पी नॉट स्क्वायर इक्वल टू बीटा ओमेगा एस नॉट स्क्वायर बाय वी, एक तो इस तरह से लिखने की कोशिश करता हूं, और दूसरा मैं क्या करता हूं, बीटा की जगह पर मैं जानता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाय, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो, सो बीटा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रो इंटू वी स्क्वायर। और दूसरी बात क्या लिखूंगा मैं, इसे रीअरेंज करता हूं, इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ, बीटा की जगह मैंने लिखा रो वी स्क्वायर, और इधर मैं क्या लिखता हूं, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर, या पहले मैं व्हाट आई विल डू इज, मैं प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में इस इक्वेशन को फाइनली लिखना चाह रहा हूं, और दिस इंटेंसिटी आई इज हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन बीटा, इंटू वी अपॉन बीटा, ऐसे पहले लिख लेते हैं। ऐसे लिखने से क्या हो गया, जरा देखिए, बीटा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इधर मैंने बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यह जो दिखने लगा हाफ ऑफ पी नॉट स्क्वायर बाय बीटा इंटू वी। अब मैं बीटा की जगह यह लिख देता हूं, इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन बीटा की जगह रो वी स्क्वायर, सो दिस बिकम्स पी नॉट स्क्वायर upon 2 rho into V. This is the most simplified equation. Intensity is P naught square, pressure amplitude square upon 2 times density into wave velocity. अब आप देखिए, 2 is a constant, rho it's a density of medium, it's also a constant. V इट्स वेलोसिटी ऑफ वेव इन द मीडियम, यह भी कांस्टेंट है, हम पहले ही लिख चुके हैं, तो डिनोमिनेटर में सारी टर्म कांस्टेंट है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। ऑल्दो यह एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, पर हम यदि इस एक्सप्रेशन को रट लेंगे तो सारे काम हमेशा हमारे होंगे, क्योंकि यह चीज हमें रटी हुई रहती है। यह चीज मैं पहले ही मगअप करने के लिए बोल चुका हूं, पहले ही लेक्चर में। पी नॉट के लिए यह एक्सप्रेशन पता है और साथ में इंटेंसिटी के लिए यह एक्सप्रेशन, मग इट अप। हमेशा जब भी आवश्यकता पड़े तो डायरेक्टली हमें बोलना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी मींस लाउडनेस ऑफ साउंड वेव, आपकी आवाज कितनी ऊंची है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, और आपकी इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना अधिक प्रेशर एम्पलीट्यूड के साथ में साउंड वेव जनरेट करती हो। द लार्जर द प्रेशर एम्पलीट्यूड इज, लार्जर इज द इंटेंसिटी, लाउडर इज द साउंड, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज गिवन बाय पी नॉट स्क्वायर बाय 2 रो वी। यहां तक देखने के बाद मैंने पहले इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करा है सो दैट मैं पी नॉट स्क्वायर टर्म ला सकूं। इसके लिए मैंने बीटा और वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है इस तरह से, इधर भी मैंने बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और वी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो इधर बीटा स्क्वायर इधर वी स्क्वायर, और वी अपॉन बीटा अलग से दिखने लगा, और इधर यहां प्रेशर एम्पलीट्यूड स्क्वायर टर्म दिखने लगा। फिर बीटा की जगह मैंने वेव वेलोसिटी से मैंने जो बीटा की वैल्यू ऑब्टेन हुई है वह सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। बड़े ध्यान से पूरे इस डेरिवेशन को लिखिए,
समझिए, मैं अगला आर्टिकल समझाऊंगा। आज का मेरा छोटा ही लेक्चर होगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। Now, after understanding about the intensity of sound, let's try to understand the factors on which a sound appears to any human ear. Appearance of sound wave to a human ear. It's a very important thing कि कोई सी भी साउंड वेव है वह हमारे कानों को कैसी सुनाई दे रही है, कैसी अपीयर हो रही है। 3 factors govern the appearance of sound to human ear. The first factor is the pitch. The second factor is the loudness, definitely. And the third factor is the quality. The quality of sound. मैं एक एक करके इन तीनों फैक्टर को समझाता हूं। सबसे पहले पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड। देखिए, हम कहते हैं मेल वॉइस हैव गॉट लो पिच while फीमेल वॉइस हैव गॉट हाई पिच। हाई पिच मतलब पतली, बारीक। जो आवाज पतली है, जो आवाज बारीक है, आप उसे हाई पिच की कहते हैं। और जो आवाज मोटी है, भारी है, उसे आप लो पिच का कहते हो। जैसे मेरी आवाज खास कहें, बहुत मोटी है, भारी है, बड़ी गंदी है। मुझको तो मेरी आवाज बड़ी गंदी लगती है। वैसे ये बात, मैं जब भी अपनी आवाज को सुनता हूं, कहीं रिकॉर्डेड आवाज को सुनता हूं, आई रियली हेट माई वॉइस। मुझको दूसरों की आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मैं सोचता हूं इफ गॉड वुड हैव गिफ्टेड मी विथ गुड वॉइस, इतनी बेकार आवाज दी है, गायक तो मैं कभी शायद बन ही नहीं सकता। इट्स जस्ट बिकॉज this voice, this sound generated by me, it's termed as low pitch sound. Low pitch sound मतलब मोटी और भारी आवाज। And pitch of sound is related to frequency. It's related to frequency. Low pitch means low frequency. High pitch means high frequency. Pitch of sound, it's related to the frequency of wave. Frequency of sound wave. Low pitch means low frequency. Low pitch means low frequency. Like एग्जाम्पल के लिए मैं इधर लिख देता हूं, मेल वॉइस जनरली। एंड
high pitch means high frequency. For example, female voice. जनरली दीवार के उस तरफ यदि कोई जोर से बात कर रहा है तो आवाज की क्वालिटी देखकर हम समझ जाते हैं कि वो जो बात कर रहा है वो लड़का है या लड़की है। यदि वह आवाज बारीक है, पतली है, तो हम कहते हैं कि वह हाई पिच साउंड है, वह हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है और वहां पर निश्चित कोई ना कोई फीमेल है, कोई लड़की है जो बात कर रही है। और यदि वह मोटी आवाज है, वह भारी आवाज है, इसका मतलब वह लो पिच साउंड है, वह लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, इसका मतलब वह मेल वॉइस है। जनरली हम बिना सोर्स को देखे सिर्फ आवाज की क्वालिटी देख सुनकर यह बात समझ जाते हैं। पिच ऑफ द साउंड इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। यह जैसे हम कहेंगे भैंस जब रंभाती है तो अब द नॉइज क्रिएटेड और द साउंड क्रिएटेड बाय दैट बफलो इट्स फर्दर लो पिच। वह भी भर्राती है, तो ये रंभाती है, हाँ, दैट इज लो पिच साउंड। Now, the next factor that determines the appearance of sound is definitely the loudness. और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, loudness depends on intensity. Loudness is directly proportional to intensity, and it's directly proportional to pressure amplitude. लाउडनेस मीन्स आवाज कितनी ऊंची है, आवाज कितनी ऊंची है। लाउडनेस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ decibel. We denote it by small d, capital B, and it's defined as this loudness is expressed as 10 log of I by I naught. Here what is I naught? I naught is 10 to the power minus 12 watt per meter square. It's minimum audible intensity. It's minimum audible intensity of sound. अब जरा देखिए, जैसे हम कहें पत्तियों के जो मूवमेंट से आवाज होती है, हम कहते हैं दैट इज मिनिमम ऑडिबल। हवा जब बहती है, देन हवा बहने के दौरान पेड़ से जो लटकी हुई पत्तियां हैं उनके मूवमेंट से जो आवाज होती है, हम कहते हैं उनकी जो आवाज है दैट इज मिनिमम ऑडिबल लाउडनेस। और वो आवाज जो होती है जनरली इसी रेंज में होती है, उसकी इंटेंसिटी आई नॉट 10 to the power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसे हमने रेफरेंस रख लिया I by I नॉट। अब कोई सी भी साउंड है उसकी इंटेंसिटी दैट कैन बी मेजर्ड I by I नॉट, एंड वी टेक log to the base 10 of this and multiply it by 10 मल्टीप्लाई कर देने से वहां एक फैक्टर, जैसे वी यूज्ड टू से विस्परिंग, व्हेन वी विस्पर, जब हम कानों में फुसफुसाते हैं किसी के, then that intensity, that loudness is nearly 10 or 20, 10 ऑडिबल के आसपास होता है वहां, 10 और 20 ऑडिबल के आसपास ड्यूरिंग विस्परिंग। जब हम चाहते हैं हम किसी के कान में बोल रहे हो, सिर्फ वही सुने और कोई नहीं सुने, एट दैट टाइम वी मेंटेन द लाउडनेस ऑफ 10 डेसिबल।
While when we talk, sit together and talk, generally that loudness is 20 or 25 decibel. 20-25 decibel होता है वो. While when the teacher speaks in the class, there is a classroom of 30 or 40 students, and teacher is speaking to this class of 30 or 40 students. Generally, the loudness is in the range of 40 or 50 decibels. 40 or 50 decibels होता है वहां पर. And when the teacher shouts, जब टीचर नाराज हो जाता है किसी बच्चे पर और उसको चिल्लाता है, and he or she speaks, get lost from here, that loudness is generally 50 to 60 decibels. 50 to 60 decibels होती है. We used to say up to 60 decibels. The sound is perfectly healthy for us. No problem. जब तक आपकी टीचर चिल्ला रही है 50-60 डेसिबल तक, तब तक आपके कानों को आपको कोई नुकसान नहीं है. मगर अब जब डेसिबल लेवल इससे ऊपर जाने लगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ ट्रेन रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन जो स्टार्ट हुई है प्लेटफॉर्म से दौड़ रही है, उसके द्वारा जो जनरेटेड आवाज है दैट इज इन द रेंज ऑफ 80 और 90 डेसिबल्स. जो कार के जो हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न जो है, आप ड्राइव कर रहे हो पीछे से कोई प्रेशर हॉर्न बजाने लगे, दैट प्रेशर हॉर्न जनरेट्स द साउंड इन द रेंज ऑफ डेसिबल लेवल अप टू 80 और 85 और 90. प्रेशर हॉर्न से उतना डेसिबल साउंड जनरेट होता है. इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर एंड कैलकुलेट तो 80 या 90 डेसिबल के रेंज में, 80-85 डेसिबल के रेंज में आएगा. While if we talk about when the plane take off, जब आप एयरपोर्ट पर खड़े हो जाएं और वहां पर कोई प्लेन लैंड कर रहा है या जो प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है, तो टेक ऑफ करते समय वह जो साउंड जनरेट करता है, वहां जो बिल्कुल भयंकर आवाज होती है और बाहर खड़े हो जाए तो वो आवाज अनबियरेबल होती है. ऐसी आवाज बहुत ज्यादा समय तक के लिए सुनोगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, आपको हियरिंग इंपेयर हो जाओगे, आपको कुछ समय तक तो आप बहरे हो सकते हो. दैट नॉइस इज और दैट साउंड इज हैविंग द लाउडनेस ऑफ 120 डेसिबल्स. और यदि हम बात करें द साउंड जनरेटेड बाय अ जेट प्लेन और बाय अ रॉकेट, जब एक रॉकेट प्रपल्जन होता है तो रॉकेट प्रपल्जन के दौरान वो ढेर सारी गैस को नीचे फेंकता है और उस दौरान भारी आवाज के साथ में वह जमीन छोड़ता है. उस दौरान जो आवाज होती है वह 130-140 डेसिबल्स के रेंज में होती है. और ऐसी आवाज यदि आपके कान तक पहुंच जाए तो आप परमानेंटली बहरे हो जाएंगे, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे. यह 130 और 140 डेसिबल, इट्स अ वेरी लाउड नॉइस. ऐसे एनवायरनमेंट में रहना आपके लिए बेहद घातक, बेहद खतरनाक हो जाता है. इनफैक्ट जैसे हम टेक्सटाइल मिल में चले जाएं जहां पर कॉन्स्टेंटली मशीन चल रही है, वहां पर जो साउंड लेवल होता है वह भी 80, 90 और 100 डेसिबल के रेंज में होता है. वह भी कोई बहुत हेल्दी नहीं होता है. ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहने से कहीं ना कहीं सुनने की जो क्षमता है उस पर इफेक्ट पड़ता है. सो दिस, मैं इसे चलिए छोटे से एक टैबुलेटेड फॉर्म में इसे लिखता भी हूं. विस्परिंग मीन्स 10 to 20 डेसिबल. टॉकिंग is in the range of 20 to 30 decibel. Shouting is in the range of 30 to 40 decibel. Or car horn, that is in the range of 70 to 80 decibel. Train is in the range of 80 to 90 decibel. और एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के दौरान जो होता है दैट इज इन द रेंज ऑफ 100 to 110 डेसिबल, और जेट प्लेन के टेक ऑफ के दौरान, जेट प्लेन के टेक ऑफ के दौरान, जेट प्लेन टेक ऑफ that is in the range of 120 to 130 decibel, and rocket propulsion that is in the range of 130 to 150 decibel. ध्यान रहे, any sound having loudness more than 100 decibel is never healthy for human ear. Any sound, any noise which is having loudness beyond 100 decibel is never healthy for us. And this is the formula to calculate the loudness of sound. It's always measured in decibel. इधर मैं आगे decibel लिख देता हूं, dB in decibel. It's given by 10 log I by I naught. I naught is 10 to the power minus 12 watt per meter square, and it's the minimum audible intensity. ये जो minimum audible intensity है, किसकी intensity होती है? जनरली पत्तियों की सरसराहट, हवा के बहने से या हवा के बहने की जो आवाज है उसे आप minimum audible कह सकती हो. That this is that sound. अब the third quality that governs the appearance of sound to human ear is the quality of sound, quality of wave. It depends on the nature of waveform. The nature of waveform, देखिए, यदि वेवफॉर्म परफेक्टली इस तरह से साउंड साइन वेव है, इस तरह से साइन वेव बनाते हुए वेवफॉर्म है, तो हम कहते हैं इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ साउंड वेव. ये कानों को बड़ी अच्छी लगती है. दिस इज अ गुड म्यूजिक. यह एक क्लासिकल म्यूजिक के समान है जिसको आंखें बंद करके आप बहुत एंजॉय करेंगे. Another quality is like this. A waveform of this quality. Once again, एक पीरियोडिक है मगर इस तरह से हम कहते हैं. once again, पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है. रॉक म्यूजिक के दौरान कुछ इस तरह का वेवफॉर्म हो सकता है, रॉक म्यूजिक के दौरान, या फिर इस तरह का वेवफॉर्म. दिस इज इस तरीके से बना हुआ म्यूजिक. दे हैव गॉट डिफरेंट क्वालिटी. और कुछ ऐसा होता है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं है. दिस इज कॉल्ड नॉइस. यदि वेवफॉर्म का कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम तरीके से, तो उसको हम नॉइस कहते. वो शोरगुल कहलाता है. जैसे सड़क पर चलता हुआ ट्रैफिक, इट्स इरिटेटिंग, दैट इज अ नॉइस. उसका कोई वेव फॉर्म नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, चाहे जैसा है. हम कहते हैं साउंड वेव जितनी सिस्टमैटिक होगी, वह जितना प्रॉपर साइन वेव होगी, वह उतनी ही अच्छी लगती है, वह उतनी ही म्यूजिकल लगती है. इट्स मोर प्लीजिंग. यदि वह साउंड वेव नहीं है, फिर भी पीरियोडिक वेव है, और जैसे रॉक म्यूजिक जो होता है वो एक छोटे समय के लिए तो फिर भी ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं सुना जा सकता. लंबे समय के लिए सुनने से वंस अगेन उससे सर दर्द होता है. यह वेव है. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस साइन वेव्स. हम कहते हैं ये क्वालिटी ऑफ वेव से
हम डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि तबला बजाया जाए तो उसके द्वारा निकलने वाली आवाज, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, और मृदंग बजाया जाए तो उसके द्वारा निकलने वाली आवाज कुछ और होगी। गिटार प्ले करा जाए और वायलिन प्ले करा जाए, गिटार इज डिफरेंट एंड वायलिन इज डिफरेंट। गिटार से निकलने वाली आवाज, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, और वायलिन से निकलने वाली आवाज, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। और उस आवाज की क्वालिटी को सुनकर जो एक्सपर्ट म्यूजिशियन है, पर्दे के उस तरफ कलाकार को खड़ा कर दिया जाए और दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्टर को खड़ा कर दिया जाए। अब पर्दे के उस तरफ कलाकार कोई सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो बिना देखे बता देगा कि वो क्या प्ले कर रहा है, वो वायलिन प्ले कर रहा है या गिटार प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको वायलिन से निकलने वाली आवाज, उसकी क्वालिटी पता है, और गिटार से निकलने वाली आवाज, उसकी क्वालिटी पता है। वो उन दोनों की क्वालिटी को सुनकर, उसके वेव फॉर्म को सुन के, उसके वेव फॉर्म को समझ के वह बता देगा। और वहीं पर यदि चाहे जिस तरीके से चाहे जो नॉइस, जस्ट इमेजिन अ बैंड एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी लोग, सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, सारे आर्टिस्ट एक रिदमिक तरीके से प्ले कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी सा म्यूजिक बनता है, और एक ऐसा म्यूजिक जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और वहीं पर बैंड में सारे आर्टिस्ट चाहे जैसे, चाहे जिस तरीके से, चाहे जो बीट्स के साथ, चाहे जो सुर ताल का कहीं कोई मिलान नहीं करे, चाहे जैसे बजा रहे हो, तो वहां पर फिर एक शोर पैदा होता है, एक नॉइस पैदा होती है। और वो जो नॉइस है वो चाहे जैसी वेव फॉर्म होती है, और वो कानों में दर्द, सर में दर्द प्रोड्यूस करती है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ sound or the quality of wave. It's determined by the nature of wave form, कि wave form किस nature का है। These are the three factors, the three parameters which governs the appearance of sound to human ear. इन सब बातों को समझने के बाद आज के दिन में छोटा ही लेक्चर बस यहीं तक लेता हूं, कल मैं फर्दर कंटिन्यू कराऊंगा। अब मैं आगे जो समझाने जा रहा हूं, जैसे मैंने ट्रांसवर्स वेव का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस समझाया था, बिल्कुल इसी तरह से अब हम समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव से वहां पर स्टैंडिंग वेव का बनना, स्टैंडिंग वेव का अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में बनना, और फिर हम बीट्स कंसेप्ट को समझेंगे, और फाइनली हम वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का तरीका सीखेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट सीखेंगे। अभी साउंड वेव में काफी कुछ पढ़ना सीखना बाकी है। एनीवे, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, मैंने यहां तक पढ़ाया है, इस आधार पर टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ी जाए, रेफरेंस बुक जरूर पढ़ी जाए, साइमल्टेनियसली इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस जरूर करा जाए। जितने प्रॉब्लम्स आपसे स्वयं से बनते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बन रहे हैं उसको मार्क करके जरूर रखते जाए। हम डिस्कशन क्लास में उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।